आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो गई हैं और उसका सीधा सीधा असर रेवाड़ी जो कि विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर पड़ना है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जितने भी दावेदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट के, उन्होंने सबने गतिविधियाँ एक तरह से तेज कर दी है। तो क्या आपका भी इरादा इस बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का है रेवाड़ी विधानसभा से? 2011 में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, दूसरी पार्टी से आया था। भारतीय जनता पार्टी को उस समय लोग छोटी पार्टी के रूप में मानते थे। हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी थी। पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। हमने मेहनत की और मेरे कार्यकाल में पहली बार हम तीनों विधानसभा जीते और तीनों विधानसभाओं में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस लोकसभा के चुनाव में भी हम तीनों विधानसभा जीते। उसके बाद उस मोदी जी की रैली रही, गुरु सैनिक रैली थी, मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं शामिल हुआ था। आज 11-12 साल के आसपास हो गए। एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। जितने लोगों से मेरा संपर्क रहा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या दूसरे भी लोग, सभी ने मेरे पे दबाव भी डाला और सबका ये कहना है कि इस बार चुनाव का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने लोकसभा के लिए भी, गुड़गांव लोकसभा के लिए भी अपनी उम्मीदवारी का आवेदन किया था और विधानसभा के भी करूँगा और मैंने अपना दावा भी पेश किया है। मेरी तैयारी भी है। ये मेरा स्थायी कार्यालय है। जो लोग राजनीति करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको सबसे पहले अपना ठिकाना परमानेंट बनाना चाहिए, उठाऊ चूल्हा नहीं। क्योंकि लोग अपना काम कराने के लिए, बात करने के लिए आते हैं तो उनको एक स्थायित्व तो चाहिए कि कहाँ बैठता है, कहाँ घर है, कहाँ का रहने वाला है, जाति, गोत्र, पढ़ा लिखा, परिवार, सारी चीज़ों के बारे में हर आदमी जानकारी रखता है। मैंने खुली किताब की तरह से राजनीति की है और जहाँ आप बैठे हैं ये मेरा स्थायी कार्यालय पिछले 14 साल से है। यहाँ पर लोग आते हैं, मैं भी लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ। जो मेरे से बन करता है मैं वो काम करता हूँ। रेवाड़ी विधानसभा से मेरी दावेदारी है। इस वक्त लगभग 1 दर्जन के करीब उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने की दावेदारी देख रहे हैं। तो जो भाजपा हाईकमान है वो आखिर निर्णय लेगी तो किस आधार पर निर्णय लेगी कि मतलब आपको वो टिकट दे या किसी और दूसरे उम्मीदवार के लिए? उनका कोई मेजरमेंट तो होगा। जितने लोग दावा करेंगे इसका मतलब पार्टी उसी की सरकार बन रही है। ज़्यादा दावेदार इसका मतलब उसमें करंट है। अच्छी बात है। मुझे तो खुशी है कि जो कार्यकर्ता है, मेरे से सीनियर कार्यकर्ता है, मेरे से जूनियर कार्यकर्ता है, वो विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आप पे जैसा कि आरोप लगता आ रहा है पिछले लगभग 5-6 साल से पहले आप राव इंद्रजीत के विरोधी रहे हैं और नरवीर के पक्ष में रहे हैं, लेकिन अभी इस विधानसभा चुनाव से पहले आपने अपनी टोन को चेंज करके कुछ राव साहब के समर्थन में आपने बात की। तो क्या लगता है, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पूरी तरीके से गलत बात कर रहे हैं आप। 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष होने के नाते राव इंद्रजीत सिंह का सारा बूथ का प्रबंधन, लेकिन 2019 की बात कर रहे हैं। 2000 आप आगे बात कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रबंधन विधानसभा का नहीं, पूरे जिले का, जिसमें राव साहब की 2 विधानसभाएं आती थी और ओम प्रकाश धनखड़ जी चुनाव लड़ रहे थे कोसले की। ये हमने बहुत बेहतर तरीके से किया और अनाज मंडी में हमने कार्यालय खोला, अशोक बुद्ध भी उसमें इंचार्ज बनाया और राव साहब ने भी माना कि एक बेहतर बूथ प्रबंधन अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है और वो सतीश पड़ा के उसमें है। हाँ, ये ठीक है कि 2019 के चुनाव में राव साहब ने टिकट में हमारी मदद नहीं की, इसलिए उनसे थोड़े नाराज हो गए थे। लेकिन पार्टी ने तीसरी बार उनको टिकट दिया, तो जब पार्टी में ही उनकी स्वीकार्यता है तो मुझे स्वीकार करने में क्या जा रहा है? पार्टी ने उनको टिकट दिया है। आज भी राव इंद्रजीत जी वही रुख अपनाते हैं। वो जितने भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं उनकी बजाय वो किसी नए उम्मीदवार को रेवाड़ी विधानसभा से अगर टिकट दिलवाते हैं तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या अपने आप को सरेंडर कर देंगे? आप राव इंद्रजीत सिंह हम 6ठी बार सांसद बने,
कितनी बार एमएलए रहेगी। मेरा ये मानना है कि अब वो पार्टी में रच बस गए हैं पूरे तरीके से। तो पार्टी के कार्यकर्ता, उनके निजी कार्यकर्ता, ये जो फर्क है, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें अब खत्म होने की स्थिति पर हैं और पार्टी के कार्यकर्ता को प्राथमिकता निश्चित तौर पर देंगे। अगर पार्टी की बात करें, पार्टी के आधार पर अगर आरती राव को अगर वो टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते, उस वक्त आपका रुख क्या रहेगा? क्या आप चुनाव फिर भी लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या आरती के समर्थन में बैठ जाएंगे? देखिए, पार्टी किसको टिकट देती है फैसला बाद में होगा। मैंने अपने काम के आधार पर पिछले 10 साल से हमारी सरकार है, मैं पार्टी के अनेक पदों पर रहा हूँ, अभी सरकार में मेरी जिम्मेदारी है। उस काम के आधार पर मैंने अपनी दर पेश की है और 85,000 परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मैंने इस कार्यालय से दिया है। मैं उन 85,000 परिवारों को घर जानता हूँ, उनके परिवार के लोगों को जानता हूँ, उन सब का डाटा मेरे पास है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे संपर्क भी उनसे हैं। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के काम मैंने सरकार की योजनाओं से कराए हैं, वो मेरे समर्थन और सहयोग के साथ मुझे लगता है कि मेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरी टिकट का भी आधार यही है और मेरी जीत का आधार भी यही है। अब मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मूल कार्यकर्ताओं को सम्मान मुझे लगता है कि और मिलेगी और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता में आता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रेवाड़ी विधानसभा से पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब 2019 के विधानसभा की अगर हम बात करें तो तीन फर्स्ट 3 मेंबर थे, चाहे चिरंजीव राव हो, मुझसे पूर्व और रणधीर कापड़ीवास हो, तो सब लगभग 50 के आंकड़े को पार कर चुके थे। 50,000 से सबकी लगभग ज़्यादा वोट थी। तो आप कह रहे हैं कि मैं 85,000 परिवारों से संबंधित रखता हूँ, उस हिसाब से तो एक अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो आप विधायक बिना चुनाव के ही बन गए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि आपकी दावेदारी इतनी मजबूत है कि आपके अपोजिट में कोई दूसरी पार्टी का भी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाएगा? देखिए, आप बैठिए, मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। उन सब लोगों से आप टेलीफोन पर बात करिए कि वो मेरे पास आए कि नहीं। आप उनसे पूछिए सतीश थोड़ा उनके पास आया कि नहीं आया। मैं 100% तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ और निश्चित तौर पर पार्टी मुझे टिकट देती है तो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत ही नहीं बचेगी। अकेले पूरे हरियाणा में रेवाड़ी विधानसभा का ऐसा चुनाव होगा जिसमें किसी भी पार्टी का आदमी जमानत नहीं बचा पाएगा। और 85,000 जो वोट आप गिनवा रहे हैं कि भाई 85,000 परिवार, 85,000 वोट नहीं, 85,000 परिवारों के साथ मेरा संपर्क है। तो ये तो संभव है कि 85,000 परिवार जो हैं वो आपको बखूबी जानते होंगे और आपने उनके काम भी हल कराए होंगे, इसमें भी निसंदेह कोई शक वाली कोई बात नहीं। लेकिन कैसे आप श्योर हैं कि वो आपको वोट देंगे? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक बात है। सरकारी योजनाओं का जो लाभार्थी है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनको वोट में कन्वर्ट करना ये अब जिम्मेदारी है हमारे पास। समय अभी 2-3 महीने का, इसलिए हमने एक विशेष संपर्क अभियान भी चलाया है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरे कार्यालय को जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, अब उन सबसे आग्रह करेंगे कि आप इन सबको वोट में कन्वर्ट कराएं और पार्टी के लिए उम्मीदवारी तय कराएं और आगे जीत को सुनिश्चित कराएं। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि वो हमेशा क्या है कि अब जैसे नेताओं को छोड़ के एक नॉर्मल कार्यकर्ताओं को आगे लेती है। आज आपके पास लगभग 1 लाख लोगों से संपर्क आपके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आपको ऐसा तो नहीं कह सकती कि भाई आपको टिकट नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है टिकट किसी और को दें और आपके वोट बैंक को वो दूसरे उम्मीदवार के लिए कैश करे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के समय में होता आ रहा है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे? वो बड़ा लंबा समय है। आज मेरी दावेदारी सबसे मजबूत है, डाटा के आधार पर मजबूत है, काम के आधार पर मजबूत है, कार्यक्रम के आधार पर मजबूत है, जो मैंने काम किया है उसके आधार पर मजबूत है। तो मैं दूसरी बात पर जाना ही नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं ये सब करने की। मुझे पार्टी के हर व्यक्ति को, हर नेता को, और सब जानते भी हैं, रोज सोशल मीडिया पर डालता हूँ। मैं जो काम करता हूँ वो खुली किताब की तरह से है, वो हर सबके सामने जाती है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। नहीं, 2000
19 में जब मुंशीपुर जी को जब टिकट मिली थी, उन्होंने कोई भी समाज का काम नहीं करा था, ना पार्टी के लिए कोई काम करा था, लेकिन टिकट उनके खाते में गई। क्या ऐसी संभावना है इस बार हो? इस बार ऐसी संभावना नहीं होगी। पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगी और मेरा राम साहब से भी अनुरोध है और मुझे भरोसा भी है कि राव साहब इस बार पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि वो भी पार्टी के ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिलाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आज भी राव साहब में एक नाराजगी नजर आ रही है कि भाई मेरे को पूरी तरह साथ नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिस कारण मैं मात्र 74-75 वोटों से ही जीत पाया, जबकि मुझे लगता है 3 लाख के करीब होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो मीडिया परसेप्शन है कि राव साहब ने ऐसी बात कही होगी, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में भी जहां अनेकों लोग चुनाव हार गए, तो ऐसी परिस्थिति में भी अच्छी वोटों के साथ 70-75 हजार की लीड लेकर के जीते हैं, तो मुझे लगता है कोई घबराने की बात इसमें है। पार्टी के हर कार्यकर्ता ने काम किया है और जिस भी कार्यकर्ता या नेता ने काम नहीं किया उसकी रिपोर्ट बनकर के हाईकमान को दी गई है। निश्चित तौर पर नहीं काम करने वालों की या गद्दारी करने वालों को उनकी सजा भी जरूर मिलेगी। अब प्रॉपर्टी आईडी की हम बात करें और ये क्या नाम है फैमिली आईडी की बात करें, तो इसका जो मिसमैनेज सिस्टम रहा है जब से फैमिली आईडी बननी स्टार्ट हुई है या प्रॉपर्टी आईडी है, तो पब्लिक इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आप निजी तौर पर उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो एक जिले की बात हो गई, आपके निजी संपर्क की बात होगी, तो क्या इसका एक तरह से दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, नई स्कीम है, शुरू में जब आधार कार्ड आया था उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ थी और आज दुनिया का बेस्ट डॉक्यूमेंट है। निश्चित तौर पर फैमिली आईडी में गलतियाँ हैं। जब बनाने लगे तो बनाने वाले ने भी गंभीरता कम बरती, बनवाने वाले ने भी गंभीरता कम बरती। चीज़ें जब सामने आई हैं तो उनकी गलतियाँ सामने आई हैं और अब एक बहुत ही सघन कार्यक्रम 14 तारीख से लेकर 22 तारीख का अनेकों कार्यक्रम 10-11 महीने से मेरे पास ये जिम्मेदारी है। हमने सैकड़ों कैंप लगाए हैं, बहुत समस्याएं दूर हुई है। अभी 7-8% समस्या इसमें बची है, निश्चित तौर पर है, लेकिन कुछ ऐसी मल्टी समस्याएं भी हैं, रिपीटेड प्रॉब्लम्स। एक आदमी 20 बार कार्यालयों में जाता है और वो उसकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसका रिजल्ट नहीं करता। तो कुछ ऐसी समस्याएं ज़्यादा है, विपक्ष ने उनको ज़्यादा हाईलाइट किया है। मैं समझता हूँ कि गहराई से जब इसको सोचेंगे तो ये एक बेस्ट डॉक्यूमेंट है। इसको ऑन करके, इसको अपना मान करके लोगों ने अपने लेवल पर जहाँ गलतियाँ रह गई हैं, प्रशासन ने, सरकार ने अनेक स्तर पर, अब तो वीडियो लेवल पर, एसटीएम लेवल पर, जोनल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, हर जगह और हर गांव में एक CPLO, एक ऑपरेटर हमने अपॉइंट किया है। तो प्रयास किया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि महीने 1.5 महीने में आपको 100% रिजल्ट इसका मिलेगा। डिफेंस में एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं कवर फायरिंग। कवर फायरिंग एक शब्द होता है कि फौज को जो मुख्य उद्देश्य होता है फौज का, उसको डाइवर्ट करने के लिए, मतलब उसमें सफलता पाने के लिए एक क्रॉस फायरिंग की जाती है ताकि दुश्मन का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ जाए। तो क्या आपके साथ ऐसा धोखा नहीं हो सकता कि आपको इन आईडी में उलझाए रखें और टिकट की दावेदारी कोई और कर जाए और उसको टिकट मिल जाए? इसमें कोई उलझाने की बात नहीं है। मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, मेरा शौक भी है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, अब मैं सोशल वर्क में PhD हूँ, तो मुझे कोई उलझा नहीं सकता। मैं राजनीति में आया हूँ, गरीब परिवार से हूँ, साधन संपन्न हूँ, अपने दम पर राजनीति करता हूँ और दुनिया की बेस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। पार्टी के अलावा आप जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे कि भाई मेरे को वोट दो, तो किस वजह से दो, मैं आपके यहाँ काम आऊँगा, क्या कहेंगे? अगर पार्टी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़ा जाए तो निजी मुद्दे के आधार पे हम बात करते हैं। पार्टी का मुद्दा तो हर उम्मीदवार के लिए सेम रहेगा। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मेरा पालन पोषण गरीब परिवार में हुआ है, मेरी एजुकेशन भी ऐसी परिस्थितियों में हुई है जहाँ फीस के पैसे भी नहीं थे। एक आम व्यक्ति का, मध्यम वर्ग का दुख दर्द भली भांति मैं ही जानता हूँ, ये मेरा दावा है। पार्टी और रेवाड़ी की जनता अगर मुझे सर आंखों पर बैठा करके विधायक बनाती है तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके डोर स्टेप पर घर जा करके, घर पर दस्तखत दे करके उनकी समस्या का समाधान होगा। रोजी रोटी का काम तो सबको अपने आप करना होता है, वो तो कोई कमा के देता नहीं है, लेकिन सरकार की योजनाओं को बेहतर समझाने में और दूसरी भी योजनाएं हैं उनको बेहतर समझाने में मैं समझता हूँ उपयुक्त व्यक्ति हूँ।
और मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि मेरे पे भरोसा करें, मेरी ईमानदारी पर भरोसा करें, मेरी मेहनत पर भरोसा करें और उन सब का आशीर्वाद रहेगा तो रेवाड़ी को एक बेहतर विधायक बना करके दिखाएंगे। अब एक जो अहम प्रश्न है वो मैंने जैसा ऑब्जर्व करा, दूसरे जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लड़ने वाले, एक टीम मैनेजमेंट की बात। अब ये तो आप पब्लिक क्या, हम लोग भी स्वीकार कर सकते हैं कि सतीश खोड़ा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 8-10 साल से जो उनकी एक्टिविटीज़ है नॉन स्टॉप चली आ रही है, इस बात से सारे सहमत हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो एक सिस्टम और एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है ताकि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज़ हो। तो आपके यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अभी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि आप इतना बड़ा चुनाव किसी तरह संभाल पाएंगे? मेरे पास एक बूथ पर 100 कार्यकर्ता है और वो जमाना चला गया कि गांव में एक आदमी कह देता था कि सारी वोट आपकी। हर व्यक्ति को व्हाट्सएप पर, हर व्यक्ति को मैसेज पर, हर व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत टचबिलिटी वो हमारे पास है। जितने कार्यकर्ता मेरे पास है वो तो हरियाणा में किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के पास नहीं है। आप क्योंकि लेकिन मैं ढोंग और ढकोसले में भरोसा नहीं रखता। मैं रोज कार्यालय बदल करके, नए कार्यालय खोल करके उसमें ढकोसले बनाने में विश्वास नहीं रखता। मैं पिछले 14 साल से एक स्थान पर हूँ, ये मैंने अपना स्थायित्व दिया है। कार्यालय बनाकर ये रोज खुला रहता है। या किसी में जितने भी कोई चुनाव आए, चाहे विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगम के, मैं उनको नए पोस्टर लगा करके उनको नया रूप दूं और नया वो करूं, वो मेरी आदत नहीं है। मैंने रेवाड़ी की जनता को स्थायित्व दिया है, ईमानदारी दी है, मेहनत दी है और कार्यकर्ता बनाए हैं। मैनेजमेंट जब समय आएगा तो हम बताएंगे कि हम कितना बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जनता के बीच आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है कि समय आ गया है कैप्टन परिवार से मुक्ति पाने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। रेवाड़ी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो रेवाड़ी शहर था, गुरुग्राम गांव था। आज वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आज ये शहर का वही दर्जा है। इसको नगर निगम का दर्जा मिले, यहाँ की मूलभूत समस्याएं, मूलभूत ढांचे में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में और सुधार हो। तो टेक्निकल आदमी, इंजीनियर आदमी, मैं समझता हूँ कि रेवाड़ी की जनता के लिए मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ। पार्टी में मैंने अपना दावा पेश किया है। मेरा आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता से भी अपील है कि इसमें मेरा सहयोग करें और आगे भी मेरा सहयोग करें। आपको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी के साथ में कर सकता हूँ। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद।